सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यपालक होता है, औपचारिक प्रमुख होता है और नीचे देखिए आप संघीय प्रमुख होता है और संवैधानिक एवं विधि प्रमुख होता है भारत सरकार का राष्ट्रपति। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही देखिए, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, साथ ही भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक भी होता है और सर्वोच्च सेनापति भी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपका अनुच्छेद 52 है। तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति, मतलब इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। फिर है आपका अनुच्छेद 53, जिसमें यह बताया गया है कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कार्यपालिका के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था जो राष्ट्रपति होता है औपचारिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए अनुच्छेद 55 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। देखिए हम लोग वही अनुच्छेद देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनुच्छेद 54 छोड़ दिया है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 55 जिसमें निर्वाचन की पद्धति बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए आप राष्ट्रपति की निर्वाचन के बारे में। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभा, देखिए राज्यों की विधानसभा के अंतर्गत राज्य विधानसभा एवं दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल है। तो दिल्ली और पांडिचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों के सभी विधानसभा भी शामिल है। तो इनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणी मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर समझने वाली बात है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणी मत। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत के अंतर्गत, जिसको आप यहाँ पे देखिए। जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होता है उसे कहा जाता है समतुल्यता का सिद्धांत। तो समतुल्यता के सिद्धांत के अंतर्गत मतलब क्या होता है इसका, राष्ट्रपति चुनाव में सांसद व विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य समान होगा। तो सांसद और विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य जो है समान होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार या फिर समतुल्यता के सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पे देखिए एकल संक्रमणी कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए सेकेंड, एकल संक्रमणी सिद्धांत होता है मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी मतदाता है वो राष्ट्रपति को वोट देना चाह रहा है तो उसके पास क्रम होगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के लिए दो लोगों ने नामांकन किया हुआ है, तो मतदाता जो है वोट देने के समय अपना क्रम निर्धारण कर सकता है। तो वो पहला और दूसरा इस तरह क्रम निर्धारण कर सकता है। तो किसको राष्ट्रपति के लिए उसका पहला वोट गया है और किसको दूसरा। तो इस क्रम का निर्धारण होता है एकल संक्रमणी सिद्धांत के अनुसार। तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। साथ ही इसे एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है। एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है। और एंड्रे सिस्टम क्यों कहा जाता है, तो 1956 में डेनमार्क के मंत्री एंड्रे ने इस सिस्टम का प्रयोग
सर्वप्रथम अपने संसद में किया था। तो तब से इसे एंड्रे सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि पहली बार प्रयोग करने वाले जो थे वो एंड्रे थे, डेनमार्क के थे, और 1956 में उन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इसे एंड्रे सिस्टम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति की मत की गणना होती है उसके बारे में। तो हम लोग बात करें एक विधायक का मत का मूल्य। तो एक विधायक का मत का मूल्य जब हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई राज्य है, तो उस राज्य की जनसंख्या को देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद उस राज्य की विधानसभा की सीटों के बारे में देख लेते हैं, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 से। तो उस राज्य की जनसंख्या फिर बटे में रहेगा उस राज्य की विधानसभा की सीटें, और मल्टीप्लाई रहेगा 1000। तो यहाँ पर जो मत मूल्य आएगा वो एक विधायक का मत मूल्य होगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का हम लोग विधायक का मत मूल्य निकालेंगे, एक विधायक का मत मूल्य। तो कैसे निकालेंगे छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है 2,55,00,000 है, तो उसको भाग में कर देंगे हम लोग 90 सीट, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा सीट है वो 90 है, तो 90 सीट यहाँ पे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में रहेगा 1000। तब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 283.77। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक विधायक का, छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य है 283.77। फिर आगे देखिए, तब छत्तीसगढ़ के कुल विधायकों का मत मूल्य, तो 90 सीट है छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, तो 90 गुणा 283.77 कर देंगे तो 25,470 जो है मत मूल्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे विधायकों का। समझ में आ गया होगा आपको, छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे विधायकों का मत मूल्य क्या हुआ 25,470। उसी प्रकार हम लोग सांसदों का निकालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए संसद मतलब जो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद सदस्य का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है, देखिए समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्यों का योग। जिस तरह हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का निकाला उसी प्रकार हम लोग पूरे राज्य का जो मत मूल्य है उसे निकाल लेते हैं। साथ ही संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य का योग। तो देखिए बटे के रूप में क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग। तो जो लोकसभा के सदस्य है 543 सदस्य है जो कि निर्वाचित हुए हैं, और 233 सदस्य है जो राज्यसभा के सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए हैं। तो 543 सदस्य लोकसभा के और 233 सदस्य राज्यसभा के, दोनों को मिला लेते हैं तो 776 सदस्य होते हैं। तो समस्त राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके बटे में रहेगा आपका 776। तो यहाँ पर निकलता है संसद के सदस्य मूल्य। तो यहाँ पर संसद का सदस्य मूल्य निकल जाता है, और ऊपर हम लोगों ने देखा विधायक का जो मत मूल्य निकलता है उसके बारे में। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है और कैसे संसद के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। एक नोट देखिए यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका जो सुनवाई होगा वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है, और कहीं भी उसका सुनवाई नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को सुलझाए। अनुच्छेद 56 देखिए, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में दिया गया है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। तो 5 वर्षों का है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 देखिए, राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 57 में। तो ये भी आपके लिए उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति की योग्यता।
तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 58 में। तो सबसे पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। 35 वर्ष की कम आयु वाले राष्ट्रपति नहीं बन सकते। 35 वर्ष या 35 वर्ष की अधिक आयु वाले राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो पात्रता रखते हैं, वो पात्रता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। तो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्रता होनी चाहिए राष्ट्रपति की। चौथा है, लाभ का पद ना धारण करता हो। तो देखिए, लाभ का पद ना धारण करता हो राष्ट्रपति। और लाभ का पद क्या है, तो सामान्य तौर पर आप लाभ का पद समझ सकते हैं, लेकिन इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में लाभ के पद के बारे में डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन आप सामान्य तौर पर इसे समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी सांसद है या फिर विधायक है और उस साथ में वो किसी सरकारी संस्था से या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से वेतन लेता होगा या फिर वो किसी प्रकार का पेंशन लेता होगा, तो वो लाभ के पद में है। मतलब वो सांसद भी है और साथ में वो सरकारी जगह से पैसा भी ले रहा है। तो इस प्रकार के पद को बोला जाता है लाभ का पद। या फिर वो सांसद हो या फिर वो विधायक हो, कुछ भी हो, अगर वो कहीं और दूसरे जगह से जो कि सरकारी जगह है वहां से पैसा प्राप्त कर रहा है तो वो लाभ का पद हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के केस में संसद डिसाइड करती है कि लाभ का पद क्या होता है। पांचवा है, नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अगर नामांकन करना हो तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक होता है। इसका मतलब है जो सांसद है या फिर विधायक है उनका अनुमति होना चाहिए। तो 50 सांसदों या विधायकों का अनुमति होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। तो 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है, साथ ही उनका हस्ताक्षर भी होना चाहिए। 50 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए सांसद या विधायक का राष्ट्रपति के नामांकन हेतु उस व्यक्ति के लिए। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। ये जो है राष्ट्रपति की योग्यता के लिए है। तो उम्मीद है आपको पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 60। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के संरक्षण या फिर रक्षा का शपथ लिया जाता है। तो राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो संविधान की संरक्षण एवं रक्षा का शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 61 महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 में। चलिए देख लेते हैं क्या होता है महाभियोग। तो संविधान का उल्लंघन करता है अगर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन करने पर। इसके लिए किसी भी सदन के, मतलब लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, वहां के जो 1/4 सदस्य है उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव या विधेयक होगा उसे लाया जा सकता है किसी भी सदन में और वहां के 1/4 सदस्य के द्वारा। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। तो देखिए, महाभियोग लगाए जाने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य है, तो वहां के जो 2/3 सदस्य होंगे लगभग 360 सदस्य, और जो राज्यसभा है तो मान लीजिए वहां 245 सीट है, तो वहां के भी 2/3 सदस्य मतलब 154 सदस्य।
तो उनका मत होना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तब जाकर ये पारित होता है। तो दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राष्ट्रपति का पद निम्न तरीके से रिक्त होगा। तो कैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला तो है त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना कौन देता है? तो उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। दूसरा है कार्यकाल पूरा होने पर। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाएगा। फिर है मृत्यु होने पर। तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी वहां पर पद रिक्त हो जाएगा। चौथा, महाभियोग द्वारा। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और वो पारित हो जाता है तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। पांचवा, निर्वाचन रद्द होने पर। तो निर्वाचन रद्द हो जाएगा राष्ट्रपति का, तब भी वहां पर राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए। फिर नोट देखिए, राष्ट्रपति का पद अस्थायी खाली होने पर। मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद जो है अस्थायी रूप से खाली हो जाता है, तो उस समय पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब वहां पे राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से खाली होगा। और अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली है और राष्ट्रपति का पद खाली है, तब वहां पर राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण समझिए, 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है तत्कालिक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे 1969 में, और उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है कि राष्ट्रपति के पद पर जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य कर चुका है। तो इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 1969 में राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। सारे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आपको बताया गया है, और ये आपका वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त भी हो जाता है। तो इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित और भी चीजें हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है।